हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को लेके आया हूँ। आज की इस क्लास पे हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 जेक एंड सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को करने वाला हूँ। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बेस्ड है। बहुत सारे सवाल तो आपको पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे सवाल आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले नंबर के सवाल को देखिए। आपको पहला नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। देखिए सबसे पहले जानिए नोड्स का क्या मतलब है। नोड्स का मतलब होता है किसी एटम के अंदर का वह जगह, वह रीजन जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो एकदम आपका जीरो होगा। मतलब एटम के अंदर में कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन एकदम पाया नहीं जाएगा। उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। तो नोड्स कितने टाइप्स का होता है। तो नोड्स आपका होता है दो टाइप्स का। क्या क्या। तो नोड्स मतलब वैसा जगह कितने प्रकार का होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, दो प्रकार का। एक होता है आपका एरियल नोड्स जो आपको रेडियल नोड्स जो आपको सवाल में देखिए यहाँ पे पूछा है। एक होता है रेडियल नोड्स और दूसरा होता है आपका एंगुलर नोड्स। तो पहले आप रेडियल नोड्स के बारे में जानिए। देखिए रेडियल नोड्स को और एक नाम से जाना जाता है, हम उसको बोलते हैं स्पेरिकल नोड्स। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स को ही हम बोलते हैं स्पेरिकल नोड्स। मतलब वैसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। अब इसका देखिए नाम पे ही छुपा हुआ है। स्पेरिकल नोड्स का मतलब ये जो होगा वो आपका गोलाकार जगह होगा। मतलब एटम के अंदर में कुछ ऐसा छोटे छोटे गोल गोल जगह होती है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स बोलते हैं। तो ऐसा कहाँ पे होता है, तो एटम कैसा दिखता है बोलिए। तो एटम के अंदर में ऐसे एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर में यहाँ पे ऑर्बिट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है, सेंटर है, इसके बहुत नज़दीक में, यहाँ इस जगह में, ऐसे प्रकार की जगह में, बहुत नज़दीक नज़दीक जगह में ऐसे गोल गोल थोड़ा थोड़ा जगह होती है जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स बोलते हैं। ठीक है। तो रेडियल नोड्स का शेप कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। वो किसके नज़दीक में होगा, न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक में होगा, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक है। और रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कितना रेडियल नोड्स होगा। तो रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। जहाँ पे बोलिए n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, 1 तो जानते ही आप। तो n और l निकालते कैसे हैं, तो देखिए आपने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल आपको 3p बोला है। तो 3 जो दिया है यही तो n होता है। तो n का वैल्यू कितना है, 3 है। और p से आप जान जाओगे कि l का वैल्यू कितना होगा। सबको पता होगा कि आपका सबसेल कितना होता है। तो आप बोलिएगा 4 होता है सर, एक s, एक p, एक d और एक f। s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2 और f के लिए l का वैल्यू 3। तो यहाँ पे p पूछा है तो l का वैल्यू कितना होगा, तो l का वैल्यू आप बोलिएगा, l का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका p के लिए 1। तो बिठा दीजिए, रेडियल नोड्स का आपका नंबर मिल जाएगा। तो n कितना है, तो n है आपका 3, l कितना है, l है आपका 1 और ये -1। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब एक ठो जगह 3p ऑर्बिटल में ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बाकी आप रेडियल नोड्स अगर आप जान गए, फॉर्मूला भी आप जान गए हैं, तो इसके बाद और एक टाइप्स होता है नोड्स का, वो होता है आपका एंगुलर नोड्स। क्या होता है वो आपका एंगुलर नोड्स, उसके बारे में थोड़ा देखिए एक और नोड्स होता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड्स। नोड्स तो आप जान ही गए ना, नोड्स मतलब आपका जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं रहेगा, उस जगह पे आप इलेक्ट्रॉन को नहीं खोज सकते हैं। तो एंगुलर नोड्स का और एक नाम होता है प्लानर नोड्स। प्लानर, देखिए ये सब आपको नोट्स देते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लानर नोड्स, तो प्लानर नोड्स का शेप कैसा होता है, तो वो ऐसे होता है आपका कोनिकल, शंकु आकार का होता है, ऐसे कोनिकल शेप। और ये कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलिएगा ऑर्बिटल के अंदर में। ऑर्बिटल के अंदर में आपका प्लानर नोड्स या एंगुलर नोड्स होता है। और किस शेप का होता है, इस शेप का होता है। तो एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्मूला कि कितना एंगुलर नोड्स हो सकता है किसी एक ऑर्बिटल में, तो वो हो सकता है एल के बराबर। मतलब जो एल का वैल्यू होगा वही एंगुलर नोड्स का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए पी है आपका, तो पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1, यानी एंगुलर नोड्स 1 होगा। तो चलिए आप नोड्स का मतलब समझ गए। नोड्स का मतलब क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो नोड्स, टोटल नोड्स, किसी एक एटम में टोटल नोड्स का फॉर्मूला होगा n-1। याद रखिएगा टोटल नोड्स इतना होता है n-1। तो बोलिए 3p ऑर्बिटल के लिए बोलिए तो टोटल नोड्स कितना होगा, तो n3 है। तो 3-1 यानी कितना हो जाएगा, 3-1 यानी 2 ठो। तो 3p ऑर्बिटल में 2 ठो आपका टोटल नोड्स है। टोटल नोड्स मतलब 2 ठो ऐसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। एक आपका रेडियल नोड्स है, देखिए रेडियल नोड्स। चलिए रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या बोले थे, तो n-l-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर -1। तो n का वैल्यू 1, l का वैल्यू p के लिए 1, तो और -1 कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए एक तो रेडियल नोड्स हो गया। और एंगुलर नोड्स बोलिए,
एंगुलर नोड शेप बोलिए, इसका शेप क्या होता है गोलाकार, इसका शेप क्या होता है तो बोलिएगा शंकु आकार। तो अब बोलिए एरियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा, एल के बराबर। तो एल कितना है 1 है। तो देखिए एक ठो एरियल नोड से और एक ठो रेडियल नोड से सॉरी और एक ठो आपका नोड से एंगुलर नोड, दो मिलाएंगे तो टोटल 2 ठो नोड्स आएगा। बाकी अगर किसी को पता है तो मेरे को कमेंट में बताइए कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये मेरे को इसका आंसर अगर किसी को पता है तो कमेंट में मेरे को बताइए। बाकी आप सेकेंड नंबर के सवाल को देखिए हम आपको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, आप मेरे साथ बस लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोस्टुलेट ऑफ भोर मॉडल। मतलब भोर का मॉडल आप जानते ही हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेकेंड चैप्टर पे आपने थॉमसन का मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, वैसे ही भोर का मॉडल है। तो भोर का मॉडल में से इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बात नहीं है, मतलब भोर ने कौन सा बात नहीं बोला था ये आपको बताना है। तो भोर ने क्या क्या बोला है पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भोर क्या बोला कि एटम के अंदर पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका इस प्रकार से ऑर्बिट पे घूमेगा, फिक्स ऑर्बिट पे घूमेगा, इस प्रकार से ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, वो ऑर्बिट पे आपका चक्कर लगाएगा। पहला ये बोला, रुका हुआ नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा बात क्या बोला, देखो पहला बात क्या बोला कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट पे घूमेगा, जो आपका देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये पहला बात भोर ने कहा था। दूसरा बात क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लीजिए सोडियम है आपके पास, सोडियम तो बताइए तो सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 9 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है, 9वां इलेक्ट्रॉन, वो किस ऑर्बिट पे घूमेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे, बहुत सारा ऑर्बिट हो सकता है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, तो कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे घूम सकता है, इसके बारे में उन्होंने दूसरा बात बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से, इसका फॉर्मूला होता है mvr। तो आपका भोर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे घूमेगा जहां पे उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr किसके बराबर होगा, nh/2 पाई। ये बहुत बार पूछा है आपको कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो बराबर होता है nh/2 पाई, जहां पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहला सेल पे घूमेगा तो n का वैल्यू 1 होगा, दूसरे सेल पे, दूसरे ऑर्बिट पे घूमेगा तो n का वैल्यू 2 होगा। और h क्या है, तो h एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है प्लांक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻34। ये भी पूछा है आपको कि प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तो वो होता है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या होता है, जूल सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी पाई तो आप जानते ही हैं 3.14 या 22/7। तो पहला बात भोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट पे घूमेगा और उस ऑर्बिट पे घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, nh/2 पाई के बराबर हो। मतलब n का वैल्यू कभी आपको 1.5 नहीं मिल सकता है। अरे 1.5 ऑर्बिट क्या होता है, पहला ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 होगा, दूसरा ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 होगा। 1.5 ऑर्बिट हो सकता है क्या, 1.5 ऑर्बिट कभी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1.5 नहीं होगा। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो एक फॉर्मूला, एक रूप के रूप में आपको दिखाई देगा, nh/2 पाई के फॉर्म में होगा। तो जब कभी भी कोई चीज फिक्स्ड अमाउंट में मिले, जैसे nh/2 पाई, उसको हम बोलते हैं कि वो क्वांटाइज्ड होगा। तो दूसरा बात भी सही है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज मतलब वो फिक्स होगा, किस वैल्यू में मिलेगा, nh/2 पाई के रूप में मिलेगा, ठीक है। दूसरा भी सही है। और तीसरा बात क्या बोला था, देखिए ये हो गया मान लीजिए पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट, और ऐसे ही मान लीजिए और एक ऑर्बिट है तीसरा ऑर्बिट, ये मान लीजिए आपका हो गया तीसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो सामने वाला ऑर्बिट है उसका एनर्जी कम होता है, उसके ऊपर वाला ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप बाहर जाइएगा ऑर्बिट का वैल्यू अगर आप चेंज करिएगा, पहला ऑर्बिट में एनर्जी कम होगा, दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा होगा, तीसरे वाला में ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी निकाल देगा। मतलब अगर वो बाहर से अंदर आएगा, बाहर वाले ऑर्बिट से अगर वो अंदर वाले ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी निकालेगा, और अगर वो अंदर वाले मतलब कम वाला से अगर ज़्यादा में जाना चाहेगा तो उसको एनर्जी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या बोलता है कि एनर्जी इज इमिटेड। एनर्जी कब निकलेगा, जब वो हायर एनर्जी से कहाँ आएगा, लोअर में। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि एनर्जी इज इमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प टू हायर ऑर्बिट। नहीं, जम्प टू हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट पे जंप करने से एनर्जी निकलता नहीं है। इमिट का मतलब निकलना। हायर एनर्जी पे जाना चाहेगा, अगर वो लोअर से जाएगा हायर पे तो उसका एनर्जी लेना पड़ेगा, और अगर वो हायर से आएगा लोअर पे तो उसका एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये वाला बात भोर ने नहीं बोला था। भोर ने इसका उल्टा बात बोला था कि एनर्जी इमिट कब होगा, एनर्जी इमिट कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप
फ्रॉम, फ्रॉम टू नहीं होगा, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। हायर से लोअर में जाएगा तब एनर्जी रिलीज होगा, और अगर वो लोअर से आएगा हायर पे तो एनर्जी उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। बाकी आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये सवाल आपको भोर के कैलकुलेशन पे बेस्ड है। भोर का कैलकुलेशन मतलब भोर ने क्या किया था ना, भोर ने अपना मॉडल दिया, बहुत सारा बातें बताया, और उसके बाद उसने कुछ कैलकुलेशन किया। कैसा कैलकुलेशन? उन्होंने निकाला रेडियस, उन्होंने निकाला वेलोसिटी, स्पीड के कितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसने निकाला आपका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर आपका भोर नहीं दिया। फिर उसने निकाला काइनेटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, घूमता है इलेक्ट्रॉन तो कुछ एनर्जी तो होगा उसके पास। उसने निकाला पोटेंशियल एनर्जी, भोर ने निकाला आपका टोटल एनर्जी। तो बहुत सारा कैलकुलेशन भोर ने किया था। तो यहाँ पे देखिए आपको सवाल पूछा है एनर्जी से रिलेटेड, आपको देखिए रेडियस से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकता है, वेलोसिटी से भी, मोमेंटम से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि भोर ने क्या पूछा सवाल में, कि भोर ने जो कैलकुलेशन किया था हाइड्रोजन एटम के लिए, वैसे हाइड्रोजन एटम के लिए किया था भोर ने, तो उसने जो एनर्जी निकाला था nth ऑर्बिट के लिए। nth यानी मान लीजिए आपको बोल देगा कि मान लीजिए फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से घूम रहा है, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, बाकी जो निकाले हैं उसको जरूर याद होगा। वो होता है ऑप्शन नंबर ए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे दिया हुआ देखिए जेड, जेड का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है। तो बोलिए हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 1 होगा, तो जेड का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। एन, अब अगर आपको बोलेगा कि फोर्थ ऑर्बिट में निकालिए तो एन का वैल्यू 4 होगा। बाकी देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है कि एनर्जी यानी ऊर्जा का यूनिट होता है जूल, और आपको यहाँ पे जूल ना देकर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि 1 जूल का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका छोटा यूनिट है और जूल आपका बड़ा यूनिट है। तो 1 जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये भी आपको पूछा गया है आपके बोर्ड में, आप ये भी याद रखिएगा। बाकी भोर का कैलकुलेशन सबको पढ़ना है, और हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में ये सब करवाने वाले हैं, ठीक है। कुछ दिन में ही करवाएंगे, रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, मोमेंटम वगैरह, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, भोर का कैलकुलेशन सब सीखेंगे। बाकी आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा कि उसका फॉर्मूला ये होता है एनर्जी का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप चौथे नंबर को देखिए। बाकी किसी को अगर कुछ डाउट्स होगा कुछ सवाल में या कुछ टॉपिक्स में तो मेरे को आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आप करिएगा, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, बढ़िया सवाल है। क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होता है, तो क्या बोला है, द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए श्रोडिंगर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था ना, एक इक्वेशन दिया था और उसका नाम क्या रखा था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन समझ लें, समीकरण, कोई फॉर्मूला दिया था। जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, मतलब उस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन किया गया, तो कुछ नंबर हमारे पास आया। कौन कौन सा नंबर, तो आया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे 3 नंबर आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप डिनोट करते हैं एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं आप एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एम से। अब बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो आप बोलोगे सेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो आप बोलोगे सब सेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। वैल्यू सब भी याद होगा, एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, तो और सेल पहला, और सेल या ऑर्बिट, तो एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4। एल का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, तब बोलिएगा 0 1 2 3। 0 के लिए एस और एस सब सेल, 1 के लिए पी सब सेल, 2 के लिए डी सब सेल, 3 के लिए एफ सब सेल, और एम का वैल्यू होता है आपका -L2 प्लस एल। बाकी मेरे से आप क्वांटम नंबर पढ़े हैं, बाकी ये सब आपको पता चल रहा होगा। तो ये सारा नंबर 1 2 3 4, एन के लिए 1 2 3 4, एल के लिए 0 1 2 3, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L से +L, ये सारा वैल्यू आया कहाँ से, तो श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया था उसको सॉल्व करने से आया है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है -1/2 एंड +1/2 अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। तो ये वाला वैल्यू आपका इस इक्वेशन से नहीं आया है, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं आया है। बाकी यहाँ पे अगर किसी को श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन पता है, आपको पूछेगा तो नहीं, ये तो हम कंफर्म बोल दे रहे हैं, ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, ये पूछेगा तो नहीं आपको, लेकिन फिर भी अगर किसी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है तो मेरे को कमेंट में बताइए आप, अगर किसी को याद है तो, ताकि मेरे को भी पता चले कि कौन कैसा पढ़ाई कर रहा है और कितने लेवल का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। चलिए बाकी आप यहाँ पे देखिए 5वां नंबर सवाल को क्या बोल रहा है, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट कैन बी प्रेजेंट, जो आपका प्रेजेंट हो सकता है, मौजूद हो सकता है, कहाँ पे, तो सब सेल
L बराबर 2। अभी बताए ना कि S P D और F चार सब सेल, S के लिए L का वैल्यू कितना होगा, L का वैल्यू 0, P के लिए L का वैल्यू कितना होगा 1, D के लिए L का वैल्यू कितना होगा 2 और F के लिए L का वैल्यू होगा 3। तो यहाँ पे L का वैल्यू 2 दिया है, 2 यानी D सब सेल। तो D सब सेल पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देखिए किसी को अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से याद निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 2L + 1। इलेक्ट्रॉन निकालने का किसी भी सब सेल में यही फॉर्मूला होता है। आप बिठा भी सकते हैं, 2 का 2 यहाँ पे होगा 2, L बोलिए, L दे दिया 2 तो यहाँ पे 2 + 1, तो बोलिए 2 2 में 4 + 1 5 और 5 2 में कितना होगा 10। तो सही आंसर तो 10 होगा। बाकी अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये तो पता होगा ना कि डी वाला में कितना ऑर्बिटल होता है। तो डी वाला में आपका ऑर्बिटल होता है 5 ठो, ऐसे 5 ठो, 1 2 3 4 5। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। तो यहाँ पे रह सकता है 2, अप स्पिन डाउन स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन, ऐसे 2 रह पाएगा। तो बोलिए 5 है, एक में 2 रहेगा तो 5 में कितना होगा 10 होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाकी फॉर्मूला याद रखिएगा, ईजी होगा, 2 × 12 + 1। चलिए नेक्स्ट नंबर के सवाल को देखिए, छठा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24 अगर किसी का एटॉमिक नंबर होता है तो किसका होता है, बोलिए क्रोमियम का होता है। तो उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। आपको पता होगा कि क्रोमियम वाला में और कॉपर वाला में थोड़ा एटॉमिक नंबर अलग प्रकार से होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। क्रोमियम का कैसे करते हैं, देखिए पहले क्रोमियम का बता रहे हैं फिर कॉपर का बताएंगे। चलिए 24, तो 24 के लिए बोलिए, 24 के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे, पहले 1s में होगा 1s2, फिर 2s में होगा 1s2, फिर 3s में होगा 3s में 2 हो जाएगा, फिर 3p में 6 आ सकता है, फिर आपका 4s 3p के बाद 1s2 2s2 2p, सॉरी 2p छूट चुका है यहाँ पे। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख रहे हैं, यहाँ पे 2p होगा तो 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होता है। देखिए ये जनरल आप ऐसे बनाओगे, लेकिन क्रोमियम वाला में थोड़ा सा स्टेबिलिटी का खेल होता है, स्टेबिलिटी का खेल होता है। कैसा स्टेबिलिटी खेल होता है, तो यहाँ पे 3d में 4 है। देखिए अभी बताया ना कि डी वाला में आपका ऑर्बिटल ऐसे 5 होता है, ऑर्बिटल 5 होता है डी में, 1 2 3 4 5। देखिए 4 यहाँ पे, अगर आप 4 लिखिएगा तो ऐसे लिखना होगा 1 2 3 4। सबको सिंगल सिंगल होन्स रूल बोलता, सब में पहले सिंगल सिंगल भर देना है। अब देखिए डी वाला में एक ऑर्बिटल बच गया, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो सब में एक एक मिल जाएगा, हाफ फिल होगा, हाफ फिल मतलब आधा भरा हुआ होगा तो वो स्टेबल होगा, सबको एक एक मिलेगा। अगर किसी को ना मिलने से तो अच्छा है ना कि एक मिल जाए, स्टेबल हो जाएगा। तो क्रोमियम क्या करता है कि अपने आगे एस वाला में से, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 रख लेता है और यहाँ पे कर लेता है 5, यहाँ पे क्या कर लेता है 5 कर लेता है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कौन दिखाता है, क्रोमियम दिखाता है। अब थोड़ा गिनिए, देखिए 2 और 2 में कितना होगा 4, 4 और 6 में हो जाएगा 10, 10 और 2 में 12, 12 और 6 में 18, मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 18। 18 को आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा आर्गन। 18 को आप क्या बोलिएगा, आर्गन बोलिएगा। और यहाँ पे बचेगा 4s, 2 नहीं 1 ठो, और बाकी 1 ले लेगा 3d 5। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से उसका हाफ फिल होगा। क्या होगा बोलिए, हाफ फिल, आधा भरा हुआ होगा। और आधा भरा होने से वो क्या कहलाएगा, आधा भरा होने से वो कहलाएगा स्टेबल, स्टेबिलिटी को वो प्राप्त करेगा। ठीक है, ऐसा क्रोमियम में भी होता है। देखिए क्रोमियम का 29 होता है। चलिए शॉर्ट में इसका आंसर देखिए, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आप कॉपर के लिए देखिए, कॉपर के लिए आप लिख सकते हैं आर्गन, 18 तक तो आप लिख सकते हैं कि आर्गन का होगा। फिर 4s में 2 ठो 20 हो गया और 3d में 9 ठो। अब देखिए 9 कैसे भराएगा बोलिए, पहले सिंगल 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 5 में भराएगा, फिर यहाँ पे एक ठो डबल होगा 6, यहाँ पे एक ठो डबल होगा 7, यहाँ पे एक ठो डबल होगा 8, यहाँ पे एक ठो डबल होगा 9, इसको बच जाएगा। देखिए लास्ट वाला सिंगल हो जाएगा, बाकी सब डबल डबल हो जाएगा। तो ये चाहेगा कि हम भी डबल हो जाएं और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। तो ये सब स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए होता है। बाकी एमसीक्यू है, फिर भी आपका रिवीजन हो जाए इसलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कॉपर और क्रोमियम का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। ठीक है, कैसे अलग होता है याद रखिएगा, जब डी में 4 हो तो 5 करने के लिए आगे से ले लेगा, और अगर डी में 9 है तब भी आपका 10 करने के लिए आगे से लेगा। 5 होगा तो हाफ फिल, 10 होगा तो फुल फिल, स्टेबल। ठीक है, बाकी आप चलिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल आप 7वां नंबर को देखिए, क्या बोल रहा है 7वां नंबर सवाल में, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल n बराबर 3। n बराबर 3 मतलब कौन सा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, कौन सा सेल, तीसरा सेल। तो तीसरा सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, देखिए
ऑर्बिटल आप इजीली निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल का नंबर गिनने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर। तो एन दिया हुआ 3, बिठा दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इजी सवाल था, ठीक है, इजी सवाल था। लेकिन मान लीजिए इसी में अगर बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोला है, तीसरा ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा, नॉट ऑर्बिटल होगा। और अगर आपको बोलता है बताइए कि एन बराबर 3 में मतलब तीसरा सेल तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। आप इसको भी याद रखिएगा। 2n स्क्वायर किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, किसमें, ऑर्बिट में, सेल में। और n स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप 8वां नंबर के सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है, महसूस करना। तो कौन सा ऑर्बिटल बहुत ज्यादा महसूस करेगा, किसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन मल्टी इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑप्शन दिया है 1s 2s 2p और 3s। तो 4 ऑर्बिटल दिया है 1s 2s 2p और 3s। 4 में से आपको बताना है कि किसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा न्यूक्लियर चार्ज का। हमें पता है कि एक एटम के अंदर में क्या होता है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए कि आपका 1s 2s 2p और 3s, बोलिए पहले कौन होगा, तो बोलेगा न्यूक्लियस के सामने में होगा सर 1s, उसके बाद उसके सामने में कौन होगा, बोलिएगा 2s, फिर कौन होगा 3s, फिर कौन होगा 2p के बाद 3s। आपने पढ़ा भी होगा ना, इलेक्ट्रॉन का पैसे भरते हैं, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। तो ये पहले होगा न्यूक्लियस के पहले। अब बताइए न्यूक्लियस के अगर सामने है तो आपको न्यूक्लियस में इसमें कौन रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है, और न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्लस। तो न्यूक्लियस का प्रभाव सामने में ज़्यादा होगा या दूर में ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर होगा सर सामने में ज़्यादा होगा, सामने वाले को वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1s ज़्यादा महसूस करेगा, किसको, न्यूक्लियर चार्ज के प्रभाव को, अफेक्ट को, ठीक है। चलिए इसके बाद आप 9 नंबर के सवाल को देखिए। 9 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। देखिए 4 क्वांटम नंबर होता है और यहाँ पे कुछ सेट दिया हुआ है। 4 क्वांटम नंबर में देखिए n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे 4 होता है, तो 3 का सेट बनाया है, तो 3 में से कौन नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू दिया है 3 और l का भी वैल्यू दे दिया है 3। अब बताइए 3 का मतलब आप अब जानते हैं ना कि 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f। s ये सब किसका वैल्यू है, तो l का वैल्यू है l का वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। अब आप बताइए कि यहाँ पे l बराबर 3 दिया है, l बराबर 3 का मतलब कौन सा सबसेल, f। तो n बराबर 3, तो क्या 3f, क्या आपने कभी 3f ऑर्बिटल पढ़ा है क्या। आप पढ़े हैं 3s, आप पढ़े हैं 3p, आप पढ़े हैं 3d। 3 में 3 ठो ही होगा, 3s 3p 3d। जैसे 2 होता है तो 2 के लिए क्या होता है 2s और 2p। क्या कभी आपने 2d पढ़ा है, तो आप बोलोगे 2d नहीं पढ़े हैं। उसी प्रकार से 3f नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। और अब बात आप याद रखिएगा कि n और l कभी भी बराबर नहीं होगा, जो यहाँ पे दे दिया है। n हमेशा बड़ा होगा किससे, l से, और l हमेशा छोटा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप 10वें नंबर को देखिए क्या बोल रहा है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम नंबर। ऑर्बिटल ऐसे होता है, और ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम नंबर आ सकता है इलेक्ट्रॉन का, तो आंसर है 2 ठो, अप स्पिन और डाउन स्पिन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 ही आ सकता है एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आप 11 नंबर को देखिए। 11 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, आपको बता दिए हैं, वो बताता है सी नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपका किस प्रकार से ओरिएंटेड है, किस प्रकार से सजा हुआ है, उसके बारे में वो आपको जानकारी देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, जिसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, तो -l से लेकर के +l, -l से लेकर के +l। तो याद रखिएगा। बाकी बोलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सब सेल के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप 12 नंबर को देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट एनर्जी। किसका एनर्जी कम होगा। देखिए लोएस्ट एनर्जी जानने के लिए आपको लगाना पड़ेगा n+l रूल। n+l रूल क्या बोलता है कि n+l का वैल्यू जितना कम होगा, जितना मिनिमम होगा, उसका एनर्जी भी उतना मिनिमम होगा, ठीक है। तो चलिए n+n निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपको 4s। बताइए तो 4s के लिए n का वैल्यू 4 है, आगे में 4 तो n भी 4 होगा। s मतलब क्या होता है, s मतलब 0, तो यहाँ पे n होगा 4, s हो जाएगा आपका 0, आंसर आएगा 4। तो n+l 4s के लिए 4 आया। 3d के लिए करिए, n का वैल्यू 3, आगे में 3 है। l बोलिए, d के लिए l, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, आंसर आएगा 5। आंसर कितना आएगा 5। चलिए 4p में n+l, n तो हो जाएगा 4,
P मतलब S में 0, P में 1, तो इसका भी आंसर आया 5, सेम आया देखिए दोनों का। फिर 5S में N का वैल्यू 5 है, S का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे बोलिए कितना होगा, 5 होगा इसमें भी। सबसे कम किसमें है, 4, सबसे कम, तो सबसे कम एनर्जी इसी का होगा, ऑप्शन नंबर ए 4S। ऐसे चेक करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये देखिए तीनों में 5-5 करके आया है, तीनों में सेम है, अब इन तीनों में से किसका कम होगा, अगर ये जानना है, जब आपका N प्लस L का वैल्यू सब में बराबर हो जाए तो सबसे कम एनर्जी उसका होगा जिसमें N का वैल्यू सबसे कम है। तो बताइए इन तीनों में N का वैल्यू सब में कम किसमें है, तो 3D में, तो इन तीनों में 3D में सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद 4P और उसके बाद 5S। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में जो है वहां पे तो N प्लस L सबसे कम S का हो रहा है, तो ये आपका सही होगा। बाकी आप 13 नंबर के सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, विच रूल एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल टू मिनिमाइज एनर्जी। कौन सा नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉन को आपको रखना है एक एटम में, अरेंज करना है मिनिमम एनर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ रखते हैं, तो 1s में, फिर कहाँ रखते हैं 2s, फिर कहाँ रखते हैं 3s, 2p सॉरी, फिर कहाँ रखते हैं 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। तो ऐसा कौन बताया कि ऐसे कौन बताया कि पहले आपको 1s में रखना है। अब 1s में क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है। फिर 2s में रखिए क्योंकि 1s से थोड़ा ज़्यादा किस में होता है, 2s में, 2s से ज़्यादा किस में होता है, 2p, 3s उसके बाद। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए कौन सा नियम बोलता है, तो अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन आपको सजाना है, लेकिन उन लोगों के बढ़ते हुए ऑर्बिटल के बढ़ते हुए एनर्जी के टर्म में आपको सजाना है। बाकी हुन्स रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल में, जैसे मान लीजिए ऑर्बिटल है और 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरेगा, सिंगल सिंगल, पहले सबको सिंगल मिलेगा, एक एक एक, ये बताता है हुन्स। कौन बताता है, ये हुन्स बताता है। उसके बाद देखिए उसी ऑप्शन में आपको दिया है पाउली, तो पाउली क्या बताता है, अब पाउली बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी 4 क्वांटम नंबर यानी L, N, L, M और स्पिन क्वांटम नंबर S, ये 4 क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा, ये पाउली बोलता है। और हिजनबर्ग क्या बोलता है, हिजनबर्ग बोलता है कि जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, ये सब छोटा पार्टिकल का आप एक साथ पोजीशन यानी स्थिति और मोमेंटम यानी संवेग, आप एक साथ एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम संवेग को नहीं पता कर सकते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता करिएगा तो आप उसका मोमेंटम के बारे में पता नहीं कर पाइएगा, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता करिएगा तो आप उसकी पोजीशन के बारे में अता पता नहीं कर पाइएगा। ये कौन बोलता है, हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। चारों नियम इंपॉर्टेंट था, इसीलिए चारों नियम को एक्सप्लेन कर दिए कि आपका रिवीजन भी इसी क्वेश्चन के साथ हो जाए। बाकी जो मेरे से पढ़ रहे हैं उन लोग समझ रहे होंगे कि सवालों को हम ऐसे बनाए हैं कि चैप्टर भी रिवीजन हो और आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी आपसे ना छूटे। बाकी एग्जाम के समय तो हम आप लोगों को बोले ही हैं कि अक्टूबर नवंबर से हम आप लोग का एमसीक्यू सीरीज को लॉन्च करेंगे। बाकी अभी फिलहाल आप थोड़ा बहुत चैप्टर को रिवीजन करते रहिए। आप 14 नंबर के सवाल को देखिए, अभी क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अब देखिए यहां पे आपको एस ऑर्बिटल का पूछा है, आपको पी का भी पूछ सकता है, आपको डी का भी पूछ सकता है और आपको एफ का भी पूछ सकता है। तो किसी भी ऑर्बिटल का पूछे, आपको शेप देखिए हम एकदम इजीली याद करवा दे रहे हैं। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है गोलाकार, स्फेरिकल। पी सबसेल का शेप कैसा होता है, तब बोलिएगा डंबल, ऐसे डंबल, जिम वाला जो उठाता है देखिएगा डंबल, वही डंबल शेप का होता है पी शेप का शेप, पी ऑर्बिटल का शेप। और डी का शेप कैसा होता है, तब बोलिएगा सर डबल डंबल होता है, ऐसे डबल डंबल होता है। और एफ ऑर्बिटल का शेप इतना जटिल होता है कि हम उसको अपने बोर्ड में या कॉपी में आपको दिखा नहीं सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इतना सारा आपको याद रखना है। तो एस का पूछा है तो एस का तो स्फेरिकल होगा। डंबल किसका होता है, तब बोलिएगा पी का होता है। डबल डंबल किसका होता है, डी का। एफ का शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर आप 15 नंबर के सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n बराबर 4। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या बोले थे, 2n²। n का वैल्यू दिया है 4, तो बोलिए 2 × 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 16 दो में कितना आएगा, 32। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। इसके बाद आप 16 नंबर के सवाल को देखिए कि 16 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ देखिए 3D हैज हायर एनर्जी देन 4s। तो आपको पता होगा, आप जब पढ़ते हैं तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि 4s पहले भरेगा, फील्ड 4s पहले भरेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले 4s में भरना है, किससे पहले, 3D से पहले। आप ऐसा करते भी हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, पहले आप कहाँ भरते हैं, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर कहाँ भरते हैं, 3s, फिर 3p, और 3p के बाद 3d में नहीं भरते हैं, आप भरते हैं 4s, फिर कहाँ भरते हैं, 3d में। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अबाउ बोलता है कि इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ते हुए एनर्जी के टर्म में भरना है,
है, तो सबसे कम एनर्जी 1s में होता है, फिर 2s में, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा होता है 2p, फिर 3s पे 3p, 4s में कम होता है 3d के अपेक्षा, इसलिए 4s में पहले भरेंगे 3d से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 4s पहले भराता है 3d से। ठीक है, चलिए उसके बाद आप 17 नंबर के सवाल को देखिए कि 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो अबाउ प्रिंसिपल। कौन अबाउ प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करेगा। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपको इलेक्ट्रॉन भरना है बढ़ते हुए एनर्जी के टर्म में। तो यहाँ पे बोलिए कौन फॉलो नहीं करता है, तो क्रोमियम। क्रोमियम भी नहीं करता है, कॉपर भी नहीं करता है। उन लोग कॉपर के क्रोमियम के बाहर में डी वाला में 4 होता है, तो 5 करने के लिए वो ले लेगा, अबाउ प्रिंसिपल को तोड़ेगा। और कॉपर वाला में भी आपका लास्ट में डी वाला में 9 होता है, 10 करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो अबाउ प्रिंसिपल को तोड़ देगा। तो यहाँ पे तो सही आंसर क्रोमियम हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या बोल रहा है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट फॉर। हिजनबर्ग का जो प्रिंसिपल दिया गया है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये किसके लिए दिया गया है, तो आप बोलोगे माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के लिए दिया गया है। हम इलेक्ट्रॉन का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये हिजनबर्ग ने बताया था, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको बताए हैं, वैसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगा, तो आप बोलोगे 0 होगा सर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे कहाँ पाया जाता है, कमेंट करने बोले हैं तो आप कमेंट में ही बताइए, हम आंसर नहीं बता रहे हैं। बाकी चलिए आप बताइए कि नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला तो आपको बता ही दिए, क्या होता है वो n-1। तो 4s में पूछा है, तो 4s में n कितना है, आप बोलोगे 4 है, तो 4 - 1 में आंसर कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे 3 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। जहां कितने टाइप्स के नोड्स होता है, 2, एक होता है आपका रेडियल नोट्स और एक होता है आपका एंगुलर नोट्स। रेडियल नोट्स निकालने का फॉर्मूला n-l-1 और एंगुलर नोट्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका L के बराबर L होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, पाउली एक्सक्लूजन क्या बोलता है, अभी बताइए। पाउली बोलता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन का, नो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इन एन एटम, एक एटम में, कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता है। देखिए 20 सवाल बना दिए, आप लोग का चैप्टर रिवीजन भी होगा और आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी जरूर होंगे। और भी सवाल लाएंगे हम एग्जाम के समय में, सेट भी लाएंगे, चैप्टर वाइज सवाल भी लाएंगे, आप मेरे साथ बस बने रहें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।